कैसी हो रूप? कमरे में दाखिल होते ही वो बोझल कदमों से बेड की तरफ बढ़ी। एक नजर आईने के सामने खड़े होकर तैयार होती रूप की तरफ देखा। सी ग्रीन शर्ट और वाइट ट्राउजर में वो बहुत प्यारी लग रही थी। मिशी की बच्ची, मुझे घूरने में वक्त का ज़िया नहीं करो, आज हमें बहुत काम करना है। नूर और भैया को करीब लाना है। मिरर में से मिशी की नजरें खुद पर जमे देखकर रूप ने उसे वक्त की कमी का एहसास दिलाया। अब अच्छा तो नहीं लगता सब खुश हों, मगर भैया और भाभी के दरमियान टेंशन हो, ये मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। आज कुछ भी करना पड़े, अच्छा बुरा माकूल गैर माकूल, जो आइडिया लगाना पड़े लगाएंगे, मगर शाम तक इन दोनों में समथिंग समथिंग करवा कर ही दम लेंगे। रूप की बातों पर मिशी को हंसी आई। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं भैया को बोलकर आती हूँ कि वो सुबह सुबह ही अपनी पोजीशन नूर के सामने क्लियर कर दें, ताकि फिर बाकी का दिन हम अपने प्लान पर फोकस कर सकें। मिशी को समझाते हुए वो खुद कमरे से बाहर निकल आई। कलाई पर बंधी घड़ी में देखते हुए वो अपने ही ध्यान में तेजी से अरसल के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। तभी किसी ने उसकी हनाई कलाई पर गिरफ्त मजबूत करके उसे अपनी तरफ खींचा। कटी डाल की तरह वो उस तरफ खींचती चली गई। अभी वो ये ना समझ सकी थी कि इसे इस तरह खींचने वाला आखिर कौन है। तभी उसने खुद को जमीन से ऊपर हवा में मुअल्लक पाया। हैरत से झटका खाकर उसने सर उठाया तो सामने ही मुस्तफ़ा शाह अपने तमाम तर वजाहत समेटे उसे बाहों में उठाकर बेड की तरफ बढ़ रहा था। रूप ने गुस्से से दांत पीसे, मैं भी कहूं, भला मेरे साथ ऐसी फजूल हरकत कौन कर सकता है? नीचे उतारो मुझे। तंज करने के साथ ही उसने हुक्म सादर कर दिया। बिल्कुल, तुम्हारे साथ ये जुर्रत करने की हिम्मत सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। उसे बेड पर बिठाकर वो खुद भी उसके बेहद करीब आ बैठा। रूप ने उसकी इस हरकत पर भवें उचकाई। हटो सामने से, मुझे जाना है, फारग नहीं हूं मैं, मुझे आज बहुत काम है। नहुसत से सर झटक कर वो उसके बराबर से जाने लगी कि मुस्तफ़ा शाह ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने और करीब करके आगे जाने से रोका। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? वो झुंझला उठी। मुझे भी बहुत काम है मिसेस शाह, ऑफिस जाना है, अगले कई दिनों के काम आज ही निपटाने हैं। मुस्तफ़ा शाह ने बेचारा सा मुंह बनाया। तो फिर जाओ, अपने काम निपटाओ, फजूल में वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो? उसे हैरत हुई। वक्त मैं नहीं बल्कि तुम ज़ाया कर रही हो मिसेस शाह। मैं तो बस अपने काम की शुरुआत से पहले अच्छा शुगन करना चाहता हूँ, मगर तुम हो कि मेरा साथ ही नहीं दे रही हो। मुस्तफ़ा शाह ने सारा मलबा उसी पे लटा दिया। कैसा साथ? वो फिर झुंझला उठी। थोड़ा सा प्यार का डोज दे दोगी तो सारे काम जल्द से जल्द हो जाएंगे और दिन भी अच्छा गुजरेगा। मुस्तफ़ा शाह की फरमाइश पर उसका मुंह होंकों की तरह खुल गया, जबकि उसने रूप के गुलाबी लबों का होले से हिलना बहुत गौर से नोट किया। बेखुदी में आगे बढ़कर उनके लम्स को महसूस करना चाहा, मगर एक बार फिर रूप के पीछे हटने पर उसका गुस्सा ऊद आया। कितनी बार बोलूं कि मुझसे दूर ना जाया करो? उसकी कमर पर गिरफ्त सख्त करके मुस्तफ़ा शाह ने नीली आंखें उसकी आंखों में गाड़ कर एक एक लफ्ज को चबाया, जबकि उसके इस कदर शदीद रिएक्शन पर रूप का हैरत से मुंह खुल गया। मत जाया करो मुझसे दूर, कि मुझे यहाँ ना बर्दाश्त होने वाला दर्द होता है। उसने रूप के हाथ को पकड़कर सख्ती से अपने दिल के मुकाम पर रखा। नीली आंखों के किनारों में सुर्खी उतर आई। मजा आता है क्या मुझे तकलीफ देकर? मुस्तफ़ा शाह के चेहरे पर इस कदर तकलीफ दे आसार देखकर उसके दिल को मानो किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई तकलीफ देना नहीं चाहती। आगे बढ़कर उसने मुस्तफ़ा शाह के शानों के गिर्द दोनों बाजू फैलाए। आई एम सॉरी शाह, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। मुस्तफ़ा शाह के चेहरे पर पहले ये तकलीफ दे आसार उसे भी अनजानी तकलीफ से दो चार कर गए। थोड़ा पीछे हटकर उसने मुस्तफ़ा शाह की चौड़ी पेशानी को आस्तगी से अपने नाजुक लबों की मदद से छुआ। रूप का इस तरह खुद से उसके करीब आना मुस्तफ़ा शाह को अंदर तक सरशार कर गया। अब मुझे जाने दें शाह, वो आस्तगी से गोया हुई। पहले बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी किस करो। मुस्तफ़ा ने शहादत की उंगली की मदद से अपने होंठों की तरफ इशारा किया। बस इतना प्यार बहुत है। उसने नजरें झुकाईं। तुम्हारी तरफ से इतना प्यार बहुत है, मगर मेरी तरफ का प्यार तो मुझे करने दो। वो शौक हुआ। रूप के गाल शर्म से दहक उठे। एक बात बताओ मिसेस शाह, उसके चेहरे के मबहूत कर देने वाले रंग देखकर वो कुछ पल ठहर गया। जब मैं तुम्हारे करीब नहीं होता तब तुम अपने शाह जी को मारने के लिए उसकी टांगे तोड़ने, दो दो हाथ करने के वगैरह वगैरह उल्टे सीधे प्लान बनाने लगती हो, और जब मैं करीब आता हूँ तब क्यों नहीं अपने प्लान्स को अंजाम देती? शहादत की उंगली से उसने रूप के झुके सर को ऊपर उठाया। जवाब दो। कोई जवाब न पाकर उसने रूप के निचले लब को अंगूठे की मदद से सहलाया।
मुस्तफ़ा शाह की इस हरकत से वो अंदर तक लरज उठी। मैं नहीं जानती मुझे क्या हो जाता है, क्यों मैं बेबस हो जाती हूँ, मगर इतना ज़रूर पता है तुम्हारे सामने बेबस होकर मुझे बुरा नहीं लगता। मोहब्बत के मामले में जल्ली रूप को ये भी मालूम नहीं था कि वो क्या बोल रही है। मुस्तफ़ा शाह के जज्बातों को सुलगा कर उसने आस्तगी से आंखें खोली। सामने मुस्तफ़ा शाह की नीली आंखों में जज्बातों के समुंदर को ठाठे मारता देखकर दोबारा झट से आंखें बंद कर ली। देखो बहुत लेट हो गया है, मुझे जाने दो, आंखें खोलो। मुस्तफ़ा के हुक्म पर उसने आस्तगी से आंखें खोलकर हैरत से उसकी तरफ देखा। जाओ सारे काम निपटा लो, मगर आज रात तुम्हारे शाहजी फिर आएंगे, तुम मिसेस शाह तैयार रहना। वो मानी खैर सा मुस्कुराया। रूप को एक बार फिर ढेरों ढेर शर्म ने आन घेरा। स्किन कलर के सादा शलवार कमीज में बालों को ढीली ढाली चोटी की शक्ल दिए वो सीधी उसके दिल में उतरी जा रही थी। गुड मॉर्निंग मिसेस मलिक। दरवाजे के बीचों बीच खड़े होकर उसने नूर को मॉर्निंग विश की। नूर ने हैरत से मुड़कर उसकी तरफ देखा। दरवाजे के बीचों बीच अरसल को खड़ा देखकर वो हैरत ज़दा हुई। इतनी सुबह सुबह वो इस कमरे में क्यों? अस्सलाम वालेकुम। नजरें झुकाकर उसने अरसल पर सलामती भेजी। वालेकुम अस्सलाम। एक भारी सांस हवा के सपुर्द करके वो अंदर दाखिल हुआ, दरवाजे को लॉक किया और छोटे छोटे कदमों से अपने और नूर के दरमियान के फासले को अबूर किया। आज मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने आया हूँ, मगर उसके बाद मैं तुमसे ये वादा चाहता हूँ कि तुम मुझे समझने की कोशिश करोगी। बात को बिना इधर उधर घुमाए वो सीधा मुद्दे की बात पर आया। अपना दायां हाथ आगे बढ़ाकर नूर के मखमली नाजुक हाथ को थामकर वो बेड की तरफ बढ़ा। बैठो यहाँ। उसे बिठाकर वो खुद भी उसके बराबर आ बैठा। कुछ तौक़ुफ़ के बाद उसने एक नज़र नूर के झुके सर की तरफ देखा। आखिरकार उसने बोलना शुरू किया। आज से 3 साल पहले मेरे और अरहम में जोरदार लड़ाई हुई थी, क्योंकि उसने रूप का रास्ता रोककर बदतमीजी करने की कोशिश की थी। मैंने उसे दोबारा ऐसी कोई भी हरकत करने से मना किया था, मगर उसके बावजूद वो नहीं रुका और दोबारा उसने वही हरकत दोहराई, तो मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसे सबक सिखाने के लिए मैं तुम्हारे घर आया। सामने से आ नहीं सकता था, इसीलिए दीवार फलांग कर आने की कोशिश की, मगर मैं जैसे ही दीवार पर चढ़कर अंदर कूदने लगा, किसी मंजर ने मेरे पांव वहीं जकड़ लिए। मुझे लगा किसी ने मुझ पर सहर फूंक दिया हो। शायद उस वक्त मैं सांस लेना भी भूल गया था। वो कुछ पल के लिए खामोश हुआ तो नूर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। ऐसा क्या देखा आपने? तुम्हें, तुम्हारी इन 2 नीली आंखों में ठहरे पानी को। तुम रो रही थी। रुकैया दादो इस वक्त शायद तुम्हें किसी बात पे डांट रही थी। मुझे वो इस वक्त बहुत बुरी लगी। मेरा दिल किया मैं तुम्हें उनके सामने से ले जाऊं, तुम्हारी आंखों के आंसुओं की जगह वहां खुशियों के जुगनू भर दूं, मगर मैं कुछ नहीं कर सका। कितनी ही देर मैं इस दीवार के सहारे लटके लटके तुम्हें देखता रहा। तुम रोती रही और मुझे रह रह कर दादो पर गुस्सा आता रहा। उस वक्त मैं अरहम को बिना कुछ बोले वहां से वापस लौट आया। उसके बाद न जाने मुझे क्या हो गया था। हर वक्त तुम्हारा ध्यान रहता, किसी काम में भी मन नहीं लगता था। पापा ने भी कई बार मुझे डांटा। रिंग में भी बेध्यानी में काफी चोटें खा बैठा। आखिरकार कुछ समझ न आने पर मैंने तुम्हारा पीछा करना शुरू किया। अपने तमाम काम निपटा कर मैं तुम्हें देखने के अलग अलग बहाने ढूंढने लगता। कॉलेज जाते हुए, कॉलेज के बाहर, एकेडमी में, कभी बस में तो कभी गाड़ी में। जिस दिन तुम्हें देख लेता वो मेरा सारा दिन बहुत हसीन गुजरता। आखिरकार एक दिन मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मगर अफसोस सिर्फ इस बात का था कि मेरा प्यार यकतरफा था। उससे बड़ी अफसोस की वजह यह थी कि पापा और तुम्हारी नानी के दरमियान अच्छा खासा तनाव था। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी नानी का बर्ताव भी देख चुका था। अगर मैं घर में तुम्हारे लिए अपनी पसंद का इजहार करता तो यकीनन डैड मेरी खुशी को मद्देनजर रखते हुए तुम्हारी नानी के दरवाजे तक जरूर जाते, मगर तुम्हारी नानी हमारे इस रिश्ते के लिए कभी न मानती। बल्कि मैं जिस तरह का तुम्हारे साथ इसका सलूक देख चुका था, उसके बाद कुछ बैद न था कि वो मेरे रिश्ते भेजने की सीधी सादी बात को भी तुम्हारे किरदार को लेकर उंगली उठा देती, जो कि मुझे कभी गवारा न था। मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता था, अपनी इज्जत बनाना चाहता था, क्योंकि मोहब्बत का पहला तकाजा ही ये होता है कि हम अपने महबूब की इज्जत करें, क्योंकि अगर हम उसकी इज्जत नहीं कर सकते तो मोहब्बत का झूठा दम भरने का भी हमें कोई हक नहीं। फरते जज्बात के जेरे असर उसने बोलना शुरू किया तो बोलता ही चला गया। वो जो दम साधे उसकी सारी बातें सुन रही थी, अपने लिए उसका इजहार मोहब्बत सुनकर दम बखुद रह गई। इतने अरसे से वो इंसान उससे मोहब्बत करता है और उसे आज तक इस बात का एहसास भी नहीं हुआ
नूर को सबसे ज्यादा जो चीज पसंद आई वो उसकी मोहब्बत को लेकर बेहतरीन सोच थी। अगर आप ऐसा सोचते थे तो फिर ये सब क्यों किया? वो हैरत ज़दा सी सरापा सवाल थी। अरसल को उसका ये सवाल सुनकर कुछ देर के लिए चुप लग गई, मगर जवाब तो देना था, तो सारे खदशात को पसे पुष्ट डालकर उसने जवाब देने की ठानी। हाँ, अलबत्ता माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकने लगीं। एक भारी सांस हवा के सपुर्द करके खुद को उसके बोझ से आज़ाद किया। ये सब कुछ नहीं होना था, क्योंकि ये सब करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। जो भी हुआ वो बिला इरादा हुआ। जब तुम्हारी नानी ने इस इंसान के साथ तुम्हारी शादी फिक्स कर दी, जो महीनों तक तुम्हें कॉलेज के बाहर तंग करता आया है, वही इंसान जाकर तुम्हारी नानी को पैसों का लालच देता है। और हैरत की बात है कि एक औरत जात होकर वो तुम्हें इस निकाह के लिए हामी भरवाने पर टॉर्चर कर करके फोर्स कर रही थी। और अरसल मलक अपनी मोहब्बत के साथ ये सब होता नहीं देख सकता था, तभी तुमसे सीधा निकाह कर लिया। और ये सब मैंने गलत तरीके से जरूर किया, मगर मेरा कोई गलत इरादा न था। अगर कोई गलत इरादा होता, मेरी नीयत में किसी भी किस्म का कोई भी खोट होता, तो मैं तुम्हें सीधा अपने माँ बाप के पास न लाता, बल्कि किसी होटल। वो खामोश हुआ तो वो सर झुका गई। अब वो उसे कैसे बताती? अरसल ने उससे जिस तरह भी निकाह किया था, मगर उसे खुशी थी उसका निकाह उस बेगारत इंसान से नहीं हुआ। जबकि इन चंद दिनों में वो इतना तो जान गई थी, कुदरत ने उसे जिसकी हमसफर बनने का मौका दिया था, वो एक अच्छा बेटा होने के साथ साथ अच्छा भाई भी था, अच्छा दोस्त भी था। और जिस तरह वो उसकी जरा जरा सी बात का ध्यान रखता था, यकीनन वो एक बहुत अच्छा शौहर साबित होगा। मगर आपने अरहम भाई को जान से मार देने की धमकी क्यों दी? उसे एकदम उस दिन बार बार अरसल की दी जाने वाली धमकी याद आई। वो तो इसलिए दी थी ताकि तुम निकाह के लिए हाँ कर दो। अब अगर मैं यूं डायरेक्ट आकर बोलता कि नूर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हें यूं तकलीफ में नहीं देख सकता, वो मुझसे निकाह कर लो, तो क्या तुम निकाह कर लेती? कभी भी नहीं, बल्कि वहीं खड़े खड़े रोना शुरू कर देती। आसपास की आवाम को इकट्ठा करके मेरे खूबसूरत चेहरे का जोग्राफिया बिगड़वा देती। अरसल ने मुंह बनाकर सर झटका। नूर को उसका ये अंदाज हंसी दिला गया। शायद वो पहली बार इतना खुलकर हंसी थी। खनकती हंसी की आवाज पूरे कमरे में गूंजते ही उसने चौंक कर सर उठाया। वो हंस रही थी, मतलब उसे अरसल की बातें समझ आ गई थीं। ये खिलखिलाती हंसी इस बात का सबूत थी कि वो खुश थी। वो सरशार हो गया। उसका ये रूप देखकर दिल की अथाह गहराइयों में ढेरों ढेर सुकून उतर आया। वो मुस्तफ़ा शाह की बहन है, ये बात वो सिरे से ही गोल कर गया था। मुस्तफ़ा से मशवरा करने के बाद उससे मालूम हुआ था उसे किसी भी किस्म का कोई जहनी दबाव ना दिया जाए और ना ही खुद से कुछ करवाने की कोशिश की जाए, वरना उसकी हालत खराब हो सकती है। अपने हाथ में अभी तक नूर के हाथ को उसने हल्का सा झटका देकर उसे खुद से करीब किया। सुनो, क्या तुम आज रात का डिनर मेरे साथ करोगी? अपने कान के करीब हुई सरगोशी पर वो सर झुका गई। बोलो, करोगी? उसने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। कोशिश करूंगी, वो आस्तगी से गोया हुई। जवाब अगर इस बात में नहीं था तो उसने इनकार भी नहीं किया था। वो उम्मीद रख सकता था। अभी उसने कुछ और बोलने के लिए लब वाह किए ही थे कि दरवाजे पर हुई दस्तक ने उसका दिमाग घुमा दिया। व्हाट द, इस जालिम समाज को तभी आना होता जब मैं, उसने दांत पीसे, जबकि एक बार फिर उसकी हालत देखकर नूर की हंसी छूट गई। अमल, नूर ने दरवाजे की दहलीज में खड़े होकर उसे पुकारा। यस डैड। बेड से उठकर वो उनके करीब आई। मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, तुम्हारे दादो आ जाएं तो उन्हें खबर दे देना कि मैं रात तक वापस लौट आऊंगा। डैड प्लीज आप मुझे ये सब ना बोलें। वैसे कौन सा आप दोनों मुझ पर डिपेंड करते हैं जो उनका ख्याल मुझे रखने का बोल रहे हैं? वो नहूसत से गोया हुई। अनवर का दिमाग एक पल के लिए पूरी तरह घूम गया, मगर फिर ये सोचकर खामोश हो गया कि वो आजकल चांद की वजह से चिड़चिड़ी हुई है, शायद कुछ दिनों में ठीक हो जाए। यही सोचकर उसने अपने गुस्से को जब्त किया। देखो बेटा, तुम्हारे दादो कल रात से वापस नहीं आए हैं, मुझे इसी वजह से परेशानी लाहक हो रही है। तुम फिलहाल आराम करो, लेकिन अगर तुम्हारे दादाजी आए तो उनका ध्यान रखना। वो अमल को समझा कर जा चुका था। अपने बाप के जाते ही उसने नहूसत से सर झटका। अपने रूम का दरवाजा लॉक करके वो बेड के नजदीक आई। तकिए तले से एक फोटो निकाला। दाएं हाथ की उंगलियां उस फोटो पर इस तरह घुमाई जैसे इस फोटो में से ही वो इस इंसान को अपनी उंगलियों की पोरों पर महसूस करना चाहती हो। तुम सिर्फ मेरे हो चांद। वो मिशी, वो बेवकूफ तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती। बहुत हो गया शराफत का मुजाहरा, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बिला वजह ही जोर जोर से हंसते हुए
वो कोई पागल मालूम हो रही थी।